अब हम तुगलक राजवंश के भाग द्वितीय में आज हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। इसके बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं कि ये एक विशेष मानसिकता वाला सुल्तान था। इतिहासकार इसके व्यक्तित्व, इसके कृत्यों, इसकी योजनाओं और इसकी कार्यप्रणाली, इसके लागू करने का तरीका, इन सब को देखकर हतप्रभ है और बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं। कई इतिहासकार उसे रक्त का प्यासा, अर्ध पागल, अर्ध विक्षिप्त, सुल्तान ए कातिल, अभागा आदर्शवादी और न जाने अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम फरुखुद्दीन मोहम्मद जूना खां था। 26 वर्षीय शासनकाल उसके मस्तिष्क की महान योजनाओं तथा उन योजनाओं के मूर्खतापूर्ण क्रियान्वयन से उपजी विनाशकारी असफलताओं की वो महागाथा है, जिसने जनता के जीवन को नर्क बना दिया। जनता को अथाह दर्द पीड़ा सहनी पड़ी और जिसके इतने विनाशकारी परिणाम सामने आए कि जनता बगावत पर उतर आई और विद्रोहों का वह लंबा सिलसिला शुरू हुआ जो मोहम्मद की मौत के साथ ही समाप्त हुआ। पूरे शासनकाल में जनता मोहम्मद से दुखी रही और मोहम्मद जनता के विद्रोहों से दुखी रहा। दोनों ही एक दूसरे से दुखी, परेशान और त्रस्त रहे तथा हालात इतने बदतर थे कि मोहम्मद की मौत पर इतिहासकार बदायूनी कहते हैं, इस प्रकार सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिली। हम उसके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो गाजी तुगलक गयासुद्दीन ने सुल्तान बनने के पश्चात 1320 ईस्वी में अपने होनहार पुत्र को युवराज घोषित कर उल्लुग खां की उपाधि से विभूषित किया और 1321 और 1323 ईस्वी में जूना खां ने वारंगल अभियानों का कुशल नेतृत्व किया तथा दूसरे अभियान में वारंगल के प्रतापी राजा प्रताप रुद्रदेव को धूल चटा दी। हम सिंहासनारोहण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जूना खां कुछ ज़्यादा ही होनहार निकला। उसकी विद्वता अतिशीघ्र सुल्तान बनने के लिए मचल रही थी, जिससे वो अपने मस्तिष्क में उमड़ती हुई आंदोलनकारी योजनाओं को तुरंत लागू कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर सके, और इसके लिए वो अपने पिता की मृत्यु का इंतजार करने को राजी नहीं था। और पितृहंता जूना खां मार्च 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राज सिंहासन पर बैठा। 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहने के पश्चात जूना खान ने बलबन के लाल महल को अपना भव्य राज्याभिषेक संपन्न करवाया तथा मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बना। आगे हम बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की नीति की बात करते हैं और शासक बनने के पश्चात उसने जो कार्य किए उसकी नीतियों का वर्णन दो भागों में किया जा सकता है। पहली उसकी गृह नीति तथा दूसरी उसकी विदेश नीति। किंतु दुर्भाग्य से दोनों ही क्षेत्रों में मोहम्मद को विनाशकारी असफलताओं का सामना करना पड़ा, जो उसके लिए प्राणघातक सिद्ध हुए। सबसे पहले हम उसकी गृह नीति या राजस्व नीति के बारे में बात करते हैं, जो 1326 ईस्वी में उसने लागू की। सुल्तान बनते ही मोहम्मद ने सबसे पहले राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने का निश्चय किया। कोई भी कस्बा भूमि कर से न बचे तथा एक समान कर व्यवस्था लागू हो, इसके लिए उसने सभी प्रांतों की आय व्यय के रजिस्टर तैयार करवाए। सभी प्रांतपतियों को संबंधित अभिलेख तथा सामग्री भेजने के निर्देश दिए गए। आगे हम बात करते हैं दोआब में उसने कर वृद्धि की। तो दोआब जो है गंगा और यमुना की मदमस्त लहरों के बीच का लहलाता हुआ एक प्रदेश है और भूमि की उर्वरता तथा जल की सहज उपलब्धता के कारण यहाँ के किसान अत्यधिक धनी और समृद्ध थे। मोहम्मद ने इन किसानों से अधिक धन वसूल कर अपना राजकोष भरना चाहा और इस प्रदेश में करों को कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया। बढ़ा हुआ कर भूमि पर नहीं बल्कि मकान और चारागाह पर लगाया गया। इसके लिए मकानों पर नंबर डाले गए और पशुओं को दागा गया।
किंतु दुर्भाग्य से इसी समय दोआब में भीषण अकाल पड़ गया। भूमि बर्बाद हो गई, फसल तबाह हो गई और किसानों की कमर टूट गई। उनके पास खाने को 2 निवाले भी नहीं थे, तो कर कहाँ से दे। लेकिन राजकीय कर्मचारियों ने रहम नहीं किया और पूरी कठोरता और निर्दयता से वसूला गया। परिणाम स्वरूप जनता बागी हो गई। लोग खेतों और घरों को छोड़कर भाग गए और हजारों काल के गाल में समा गए। सुल्तान को जब इसकी वास्तविक स्थिति का पता चला तो उसे अत्यधिक दुख हुआ। उसने जनता को सहायता पहुंचाई। जनता की शिकायतें सुनने के लिए दिल्ली से 100 मील दूर गंगा किनारे स्वर्ण द्वारी नामक शिविर में लगभग 2.5 वर्ष तक निवास किया। अकाल और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए मोहम्मद ने अकाल संहिता तैयार करवाई। हल बैल बीज खरीदने के लिए तबाकी ऋण सौंदर के रूप में 2 करोड़ टके की राशि दी गई, जो कभी न वसूली जा सकी। लेकिन सुल्तान के ये प्रयत्न व्यर्थ गए। बहुत देर हो चुकी थी और सब कुछ तबाह हो गया था। अब मुर्दों में फिर से जान नहीं डाली जा सकती थी। आगे हम बात करें दीवाने कोही कृषि विभाग। तो मोहम्मद ने सोचा कि वो सुल्तान ही क्या जो तपते रेगिस्तान में नहर न बहा दे, और इसने दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। योजना बहुत बढ़िया थी, लेकिन तुरंत ही क्रियान्वयन भी किया गया। इसके प्रमुख अधिकारी को अमीर कोही कहा जाता है, जिसके माध्यम से ठेठ बंजर भूमि को हरा भरा बनाने का बीड़ा उठाया गया। योजना के लिए चुनी गई जमीन बंजर थी, जो किसी प्रकार उपजाऊ नहीं बनाई जा सकती थी। 3 वर्ष का इस समय में अत्यधिक कम समय था। 3 वर्ष का काल दिए गए धन का दुरुपयोग हुआ। भ्रष्ट अधिकारी इसे हड़प गए और कुछ को किसानों ने दूसरे कामों में लगा दिया। किसी योजना को लागू करने के बाद उस पर ध्यान देने का व्यस्त सुल्तान के पास कभी भी समय नहीं रहता था। वह तो तुरंत ही दूसरी योजनाओं को बनाने में लग जाता था। इस तरह ये योजना भी उसकी पूरी तरह असफल हो गई, जिसके ये कई कारण थे। सुल्तान के फितूरी दिमाग से एक नई योजना निकलकर फिर बार आई। अब हम बात करेंगे राजधानी परिवर्तन, जो कि 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक करता है। तो सोचता है कि एक नई योजना के तहत क्यों नहीं राजधानी को बदल दिया जाए, उत्तर से उठाकर दक्षिण ले जाई जाए। योजना बढ़िया थी। तुरंत फरमान जारी किया गया। दिल्ली से हटाकर राजधानी देवगिरी ले जाने का निर्णय लिया गया। देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया और देवगिरी को कुतुबुल इस्लाम भी कहा गया। राजधानी बदलने के कुछ सर्टेन कारण इतिहासकार बताते हैं। पहला, ये केंद्र में थी। दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। मंगोल आक्रमणों से दिल्ली त्रस्त रहती थी, तो पंजाब से रोंदते हुए मंगोल दिल्ली जल्दी आ जाते थे और अब ये दिल्ली से बचा हुआ रहेगा दौलताबाद। समृद्धि दक्षिण भारत में अत्यंत समृद्धि थी और इस क्षेत्र का पूरा दोहन करने के लिए यहाँ केंद्र का होना आवश्यक था। और इस्लाम के दक्षिण भारत में प्रसार के लिए भी दक्षिण में केंद्र या राजधानी का होना जरूरी समझा गया। दिल्ली के लोगों ने इब्न बतूता लिखते हैं कि सुल्तान के विरोध में कई गालियां दी। अब ये तुगलकी फरमान ऐसा था कि सुल्तान के दिमाग में क्या था ये तो सुल्तान बता सकते थे, लेकिन दिल्ली की समस्त जनता अपने साजो सामान के साथ दौलताबाद के लिए प्रस्थान करे, ऐसा आदेश दे दिया गया। इतिहास में इसे तुगलकी फरमान भी कहते हैं। ये आदेश बच्चे बूढ़े, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, मर्द औरत, स्वस्थ बीमार, मनुष्य पशु सभी पर लागू कर दिया। सबको दौलताबाद खदेड़ा गया। पूरी दिल्ली खाली करवाई गई। इतिहासकार इब्न बतूता कहते हैं कि स्वयं सुल्तान ने अपने महल की छत पर खड़े होकर पूरी दिल्ली का मुआयना किया कि किसी के घर में से कोई और नहीं रह जाए। और इस तरह से दिल्ली से दौलताबाद तक की ये मार्ग की सुविधाएं जो थी इनको देखा गया और दिल्ली से दौलताबाद तक की दूरी 700 मील थी। उस जमाने में आवागमन के साधन भी खराब थे। ऊपर से नदी, पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलों को पार कर दौलताबाद पहुंचना अत्यंत कष्टकारक था। सुल्तान ने मार्ग में जनता के लिए सुविधाओं के लिए अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करवाई,
लेकिन ये सुविधाएं, धर्मशालाएं खुलवाई, कुएं खुदवाए, वृक्षारोपण, खाने पीने के सामान की व्यवस्था, किंतु दिल्ली का विशाल जनसमूह न तो इन सरायों में समाया जा सकता था, न भोजन पर्याप्त था। अभी लगवाए गए पौधे सुल्तान के आदेश पर तुरंत वृक्ष भी नहीं बन सकते थे, न छाया और फल दे सकते थे, और न ही जल्दबाजी में खुदवाए गए कुओं में पानी था। ये कुएं अपनी ही प्यास नहीं बुझा पा रहे थे, जनता की क्या बुझाते। मौतों का सिलसिला चल पड़ा। सिरफिरे सुल्तान के आदेश पर रोती कराती बिलाती जनता दौलताबाद की ओर प्रस्थान करती और अपनी पुश्तैनी दिल्ली को छोड़ने का दर्द उन्हें साल रहा था। अनजान दौलताबाद का अनजाना खौफ उनके शरीर में झुरझुरी उत्पन्न कर रहा था। आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी लिए जनता दौलताबाद की ओर चल पड़ी, लेकिन मार्ग में भीषण और असंख्य कष्ट उनके लिए प्राण घातक सिद्ध हुए। मौतों का सिलसिला प्रारंभ हो गया। हजारों लोग सड़कों पर ही मर गए और आधी जनता अपने दुर्भाग्य को आंचल में समेटे 40 दिन के सफर के बाद दौलताबाद पहुंच सकी। लेकिन जो दौलताबाद पहुंचे वे वहां के नए हिंदू वातावरण से तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाए और दिल्ली तथा अपने स्वजनों से बिछड़े हुए वियोग में गुल कर मरने लगे। सुल्तान ने तुरंत ही वापसी का आदेश दे दिया। जब सुल्तान को अपनी भूल का एहसास हुआ तो सबको वापस दिल्ली जाने का आदेश जारी कर दिया। एक बार फिर सबको दौलताबाद से दिल्ली खदेड़ा गया। जो सौभाग्य से अपने समय बच गए थे वे वापसी में मर गए। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई और अपना पुराना वैभव प्राप्त करने में उसे शताब्दियों लग गए। इस राजधानी परिवर्तन योजना को अगर समीक्षा की जाए तो शासकों द्वारा राजधानी परिवर्तित किया जाना मोहम्मद के पहले भी हुआ और बाद में भी, किंतु मोहम्मद द्वारा इस योजना को जिस प्रकार लागू किया गया वह निस्संदेह अत्यंत मूर्खतापूर्ण था। मोहम्मद को चाहिए था कि वह दरबार, बड़े दफ्तर तथा अधिकारियों को दौलताबाद ले जाता। जनता अपनी सुविधा अनुसार आती रहती। सारी जनता को दौलताबाद खदेड़ना अनुचित था। इसके साथ ही ये महत्वपूर्ण है कि दौलताबाद से उत्तर भारत, बंगाल, पंजाब आदि पर दृढ़तापूर्वक नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था और न ही मंगोल आक्रमणों से साम्राज्य की सुरक्षा की जा सकती थी।